बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। पाकिस्तान से चपेड़े खाने के बाद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है, पागलपन का मुजाहरा किया है और लगता है कि मुकम्मल तौर पे वो पागल हो गए हुए हैं। लेकिन उनके इस पागलपन में साथ देने के लिए यहाँ एक जमात मौजूद है और उसका नाम है पीटीआई। उसने जो बात की है उसको पूरा करने के लिए ये मैदान अमल में आ गए हैं पीटीआई वाले। इस पर बात करेंगे और फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है, मुझे लग रहा है कि उसकी समाअत जल्द मुकम्मल होने वाली है। क्या फैसला आ सकता है, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक की समाअत में, उस पर बात करेंगे। और खबर यह है कि बीएलए के एक दहशतगर्द जो है वो कराची से गिरफ्तार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और उसकी गिरफ्तारी से पहले बीएलए के एक कमांडर समेत कितने लोग मारे गए और कहाँ मारे गए, और इस गिरफ्तारी से उनकी हलाकतों के क्या ताल्लुक है, इस पर बात करेंगे। कुछ अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर एक तो ये भी है ना कि कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे खोल दिए। ये शायद 24-25 साल बाद। यार पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं हैगा। इस तो पहले यूएई ने भी ਜਿਹੜੇ मल्टीपल वीजे सी वो खोल देते थे 5 साल वास्ते। हुन कुवैत ने खोलते 24-25 साल बाद। एक और खबर है जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। ये तुर्किया का एक खबर अदारा है जिसने ये खबर दी है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, रूस पाकिस्तान में 1990 तक सोवियत यूनियन के जेर इंतजाम चलने वाली स्टील फैक्ट्री यानी जो कराची स्टील मिल है को दोबारा तमीर करेगा। अच्छा, ये सोर्स नहीं दिया गया इस खबर में कि ये कौन कह रहा है, कहाँ से खबर आई है। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये भी खबर जो है ये भारत को मिर्चें लगाने के लिए काफी है। ये वाली खबर भी है। ये खरोशीफ ने जब दौरा किया था ना भारत का, तो जैसे हम चाइना के साथ जब बात करते हैं जनाब, समुद्रों से गहरी, हिमालय से ऊपर से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, उसने भी इसी तरह की बात की थी। उसने ये कहा था वहां कि जनाब अगर आप पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर भी मुझे आवाज देंगे ना रूस को, तो हम आएंगे आपकी मदद को। और फिर जो कश्मीर वाला मसला है उसमें कई मरतबा उसने इसको बचाया, अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर इस्तेमाल किया रूस ने। और जो भारत का मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से वो उसकी हिमायत करता है। लेकिन अब पहली मरतबा हुआ है जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है तो उसने कहा जनाब वो भी हमारे दोस्त हैं और ये भी पाकिस्तान वाले भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो साढ़े लिए दोनों इको जिस टाइप उन्होंने पहली मरतबा गल की थी और साल सीधी पेशकश भी की थी। अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये भी भारत के लिए कम अज कम एक बुरी खबर है। लेकिन एक और खबर है जो मैं इब्तिदा में थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। उस पर आपने देखा होगा कि ना एक फुटेज आई हुई है कि तिब्बत के दौरे पे हैं फ्रांस के सदर मैक्रोन। तो वहां जनाब वो जहाज से जब उतरना था तो उससे पहले उनकी जो अहलिया है ना वो उन्हें थप्पड़ रसीद करती है, थप्पड़ मारती है। अच्छा, ये जोड़ी भी बड़ी अजीबोगरीब जोड़ी है, ये मैक्रोन की और उनकी अहलिया वाली जो है। ये जो मैक्रोन साहब हैं ये जनाब इनकी उम्र है 47 साल तकरीबन। ये 21 दिसंबर 1977 को पैदा हुए थे। और जो खातून है, खातून ने अव्वल, उनकी उम्र है 72 साल। वो 13 अप्रैल 1953 को पैदा हुई थी, यानी वो उनसे 24-25 साल बड़ी हैं। और उनका एक बच्चा जो है वो शायद बेटी है उनकी, वो मैक्रोन से बड़ी है। लेकिन बहरहाल इनकी शादी हो गई। तो ये जो फ्रांसीसी मीडिया है ना जिधर साढ़े इतने मिट्टी पाने की कोशिश कर रहे कि ना वो जो प्यार की हरकत थी, ये वो कह रहे हैं जो थप्पड़ मारा है ये प्यार की हरकत, ये थप्पड़ शप्पड़ नहीं, अमी बस एमी इंज किता। लेकिन जब वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, तो वो जैसे आमतौर पे होता है यूरोप में तो खास तौर पे होता है कि जनाब ट्रंप साहब को बड़ी आदत है कि जनाब बाजू जरा थोड़ा सा ऐसे खोलते हैं और जो खातून नेबल होती है वो अपना बाजू उसमें डाल देते हैं। तो ये उतर रहे सीढ़ियाँ, इन्होंने बाजू ऐसे किया है लेकिन उन्होंने इनके बाजू में बाजू नहीं डाला। काफी देर तक उन्होंने अपने बाजू को ऐसे रखा है, लेकिन फिर वो जाहिर है फिर उन्होंने अपना हाथ जो नीचे कर लिया। इससे ये लगता है कि ये प्यार की हरकत नहीं थी, कोई बात ऐसी जरूर हुई है। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, एनी शायद तो हूं नहीं,
जो फ्रांस का मीडिया कह रहा है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं ना प्यार की हरकत नहीं, मुझे जो लग रहा है कि प्यार की हरकत नहीं थी। अगर प्यार की हरकत होती तो वो कम से कम उनके जो बाजू में बाजू जरूर डालती। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया कि जनाब मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, ये शायद पागल हो गया, चपेड़े कुछ ज्यादा लग गई है। और बात लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी जगह भी सट लग जाती है, बंदे का दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता। अब उन्होंने जो खिताब फरमाया अपने अवाम से, उसमें उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा। यानी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, तो इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए यहाँ के अवाम और नौजवानों को आगे आना होगा। आगे वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को और खास तौर पे यूथ को उन्होंने मुखातब किया है। और जब यूथ को मुखातब किया जाता है तो सबसे पहले जहन में क्या नाम आता है? ये जो पीटीआई वाले हैं यही यूथ है ना, खुद को कहते, यही नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे ना। ये मुझे ये लग रहा है ऐसे मेरे जहन में अभी जो है ना ये है कि जनाब ये यूथ जो मुखातब कर रहे हैं, यूथ पीटीआई वाले ही उनके ख्याल में यूथ है जिनको मुखातब कर रहे हैं। और ये भी वही बात कर रहे हैं ना कि जनाब बादशाह, वो जो फील्ड मार्शल है इसकी बजाय तो बादशाह सलामत बन जाता, तो क्योंकि यहाँ तो कानून ही कोई नहीं, जंगल का कानून, इस तरह की बातें शाते जो हैं। यानी जो आतंक फैला रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, वो उनके ख्याल में एक अदारा है जो हमारी फौज है। वो जनाब ये सारी कार्रवाइयां कश्मीर में और जो पहलगाम और पुलवामा, सारे किसी का कोई सबूत नहीं उनके पास, वो सारे इल्जाम हमारी फौज पे ही लगाते हैं। और अब अगर इनसे मुक्ति हासिल करना है, जान छुड़ानी है, तो यही काम पीटीआई वाले कर रहे हैं। पीटीआई वाले भी इन्हीं के खिलाफ तहरीक चलाते हैं ना। और अब उन्होंने तहरीक का ऐलान भी कर दिया। अलीमा खानम ने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने ये कह दिया है कि जनाब एक तहरीक चलेगी, तहरीक जनाब मैं दूंगा आपको लाहेअमल, इंतजार करें मेरी काल का। लेकिन इस मरतबा जो है ना वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे हम, क्योंकि इस्लामाबाद में वो स्नाइपर बिठाए होते हैं। वो जो पिछली दफा इन्होंने जो एक झूठा बयानिया बनाया था कि जनाब पता नहीं बहुत गोली चली और क्या क्या हुआ, कितनी लाशें, पता नहीं 170 275 कितनी कितनी लाशें करते करते 10-12 पे आ गए, जो भी आपके इल्म में है कि जनाब इन्होंने स्नाइपर उठाया था। और दूसरी बात जिन्होंने धमकी दी है पीटीआई के लोगों को, और धमकी वो क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये खान साहब ने ये कहा है कि जो हमारे नजरिए के साथ नहीं है ना, वो फिर जाए बाहर में, जाए जहां दिल करता है उसका जाए, और आइंदा उसके लिए ना पीटीआई में कोई जगह नहीं होगी। वो कह मैं सबको कह रही हूं, ये सबके लिए पैगाम है, किसी का नाम नहीं ले रही, सबके लिए ये पैगाम है। और जो जिनके दोहरे चेहरे हैं, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है। विकेट की दोनों तरफ जो खेलने वाले हैं वो तो कई एक नाम है, गंडापुर का नाम भी आता है, बैरिस्टर गौहर का नाम भी आता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आता है। किसी दौर में शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम भी आया करता था, और उमर अयूब साहब जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के जैसे उनके दादा थे यार अयूब उनके, और वो गिरफ्तार होते हैं और फिर छूट भी जाते हैं। उनके बारे में भी शकूक शुबात पीटीआई के अंदर शकूक शुबात है। और ये वैसे अजीब इत्तेफाक ही होता है, पहले ही मैंने इस पर भी लाख किया था जनाब ये कैसा इत्तेफाक है। अब उसने जनाब कहा कि पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, अपनी रोटी शोटी खाओ तुम सुकून के नाल, वरना फिर मेरी गोली तो है ही। और ये नौजवान जो है ये एक्टिव हो गए हैं, जो खुद को नौजवान कहते हैं, नौजवानों की जमात कहते हैं पीटीए वाले, ये एक्टिव एकदम हो गए हैं। ये इत्तेफाक मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है जो मेरे दिमाग में आ गई हुई है, लेकिन मुझे हजम नहीं हो रही ये बात। और दूसरी ये बात है कि इसी से मुझे याद आया है, दहशतगर्दी की अदालत ने एक मरतबा फिर ये हुक्म दिया है कि जनाब 9 मई के मुकदमात के हवाले से इमरान खान का जेल में जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, झूठ पकड़ने वाला जो टेस्ट होता है, वो किया जाए। ये
तीसरा मौका है, चुनावी हुक्म दिया गया है। खान साहब टेस्ट नहीं करवा रहे। ये खुद कहा करते थे कि जनाब अगर आप चोर नहीं है तो तलाशी दे दे। तो भाई अगर आप झूठे नहीं हैं तो ये टेस्ट दे दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे जो कानूनी पोजीशन है ना, ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं इनकी वो उस तरह शहादत के तौर पे, इनको ठोस शहादत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। वो तो यही होता है ना, गुफ्तगू के दौरान उतार चढ़ाव जो होता है, सांस फूलना, लहजा, ये वो, उसी से वो मशीन जो पता लगाती है ना ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो गलत भी हो सकता है, दिल की धड़कन वैसे भी तेज हो सकती है किसी बात पे, ब्लड प्रेशर किसी बात पे बढ़ भी सकता है, वैसे भी गुस्सा आ सकता है बंदे को, लहजा बदल सकता है। लेकिन अगर वो टेस्ट जो है खान साहब के खिलाफ आ गया तो मेरा ख्याल है कि खान साहब खौफजदा हैं कि इसको जनाब प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब देखो तो उनका मशीना ने भी कहता है कि खान झूठा, खान वैसे है झूठा। 9 मई के हवाले से सारी प्लानिंग खान साहब की हुई थी। जो मास्टरमाइंड थे उनमें खान साहब जो सर फहरिस्त थे, मंजूरियां ये देते थे, ऐसी शहादतें मौजूद हैं। अच्छा, और दूसरा ये जो स्पेशल मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें जनाब जो मखदूम अली खान साहब हैं, वो जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो गया था, उन्होंने इनको ना पीटीआई को सीटें दी ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दी, जिनको उन्होंने चैलेंज किया फिर पेशावर हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था मखसूस नशिस्तों पर। फिर कल कौमी असम्बली में 22 या 25-26 सीटें थी जो जनाब मुख्तलिफ जमातों को तनासब के हिसाब से, जो उनकी सीटें उनके तनासब के हिसाब से वो तफवीज़ कर दी गई थी। तो फिर बाद में जब ये फैसला आया जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था, 13 रुकनी बेंच था ना, 8 जजों ने फैसला दिया जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी ये जो सीटें हैं ये पीटीए को दे दी जाए, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो मनसूख हो गया था। फिर तो उस मनसूखी को जो जिन खवातीन जो मुतासर हुई थी उस मनसूखी से, तो उन्होंने जनाब भी नजरसानी की दरखास्त जो है वो फाइल की हुई है। तो मखदूम अली खान साहब ने जो दलाइल दिए हैं और जो दिमाग से जिसके उससे एक नई पेशरफ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला था 8 जजों का कि जनाब ये पीटीआई को नशिस्तें दे दी जाएं। मंसूर अली शाह साहब के फैसले से इत्तफाक करने वाले जो 8 जज थे उनमें से 2 जज जो हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, वो भी इस बेंच में शामिल हैं। अब जो उनके रिमार्क्स हैं वो लगता नहीं है कि अपने फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। उनके जो रिमार्क्स हैं वो अमूमी नोयत के हैं और उनके सवालात जो हैं वो अमूमी नोयत के हैं। इसका मतलब ये है कि वो खुले जहन के साथ इस केस की समाअत कर रहे हैं, यानी उन्हें वो कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे आयशा मलिक साहबा जो थी वो जनाब पहले ही फैसला करके चल गई, पहली पेशी पे जनाब मैं ये दरखास्तें मुस्तरद करती हूँ, और उनके साथ अकील बासी साहब भी चले गए। आयशा मलिक साहबा भी उस बेंच में शामिल थी ना, वो 8 रुकनी जो लोग थे, 8 जजेस थे, उनके साथ थी वो आयशा मलिक साहबा भी। तो बार उनके रिमार्क से ये मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है यानी उन्हें कोई मसला नहीं है कि वो अपने फैसले को रिव्यू कर लें। और जो मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब हैं, इन्होंने इख्तलाफ किया था वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे पीटीआई को नशिस्तें दी थी, तो उससे इन्होंने ये इख्तलाफ किया था, इन्होंने और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। ये अपने फैसले को डिफेंड कर रहे हैं मुंदोखेल साहब, ये कह रहे हैं इनका फैसला भी यही था और अब भी वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि पीटीआई सियासी जमात के तौर पे मौजूद नहीं है, वो रजिस्टर्ड थी उस वक्त भी। इन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी एफिलिएशन जो है वो पीटीआई के साथ ज़ाहिर की थी अपने कागजात नामजदगी में, बेशक वो बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़े थे और इनका सर्टिफिकेट मौजूद था पीटीआई की क़यादत का, हालांकि पीटीआई की क़यादत कानूनी तौर पर मौजूद ही कोई नहीं, उस पार्टी उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था अब भी मौजूद नहीं है। तो सर्टिफिकेट किसने दे दिया? अगर मैंने जाके कह दिया कि ना मैं पीटीआई का हूँ, मेरी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है, तो इससे ये कैसे और एक ही हल्के में कई लोग थे जो पीटीआई के साथ वो दावेदार थे कि हम पीटीआई के जनाब उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब 39 बंदे ऐसे थे जिन्होंने अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर की हुई थी, तो मैंने ये फैसला दिया था कि वो 39 लोग जो हैं वो पीटीआई का उनको कंसिडर किया जाए और इस हिसाब से जो है वो नशिस्तें जो हैं
वो मखसूस किस्तें जितनी खाते में आती हैं हिस्से में वो दे दी जाए उनको। लेकिन वो जो दूसरी तरफ फैसला था वो अकेले में ही है कि वो जनाब आगे ही निकल गए थे। अब यही बात जो है ना वो मुसर्रत हलाली साहबा ने की है और शाहद बुलाल हसन साहब जो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये पीटीआई तो फ्री की नहीं था इस केस में, तो उसको सीटें कैसे दी जा सकती हैं? ये तो कोई कानून आइन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ। और मुसर्रत हलाली साहबा ये बात कर रही थी कि जनाब इस पे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी हक नहीं है। वो इसलिए कि जो आइन में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल 51 है आर्टिकल, उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ चंद दिन दिए जाते हैं कि इतने दिनों के अंदर अंदर किसी न किसी जमात को उन्होंने ज्वाइन करना होता है और उस जमात को ज्वाइन करना होता है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो वो कैसे जनाब उसमें शामिल हो सकते थे जाके पीटीआई वाले लोग? और फिर पीटीआई वाले लोग जो एफिलिएशन अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं पीटीआई के साथ, वो कैसे दूसरी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका कोई आईनी जवाज ही नहीं है? वो तो ज़ाहिर है फिर 63 ये लगता है उनके ऊपर। तो ये जो फैसला दिया था दो जजों ने जिस बेंच में शामिल हैं, वो जो उन्होंने कहा जनाब रीराइट किया था अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, उन्होंने कहा जनाब ये तो रीराइट कर दिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, और इस फैसले पे क्योंकि ये आइन से मुताबिकत ही नहीं रखता, इसलिए इस फैसले पे अमल दरामद भी जरूरी नहीं है। अगर अमल दरामद नहीं होता तो ठीक है, फिर कोई कहीं अदालत वगैरह नहीं लगेगी। तो बहरहाल वो कानून भी आ गया हुआ है। लेकिन मखदूम अली खान साहब ने जो बात की है ना, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो अपील होती है ये ज़ाहिर पहले फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन के बाद जनाब इन्होंने फिर चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। उसके सॉरी पीटीआई नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, पीटीआई तो फ्री की नहीं ना है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फिर आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इब्तदाई तौर पर पहले जनाब स्टे की और फिर जनाब फुल कोर्ट बैठी। उसमें मुसर्रत हलाली साहब नहीं बैठ सके थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 14 उस वक्त टोटल जज थे, तो 13 जजों ने ये सुना था, काजी साहब ने हेड किया था, और 8-5 के साथ ये फैसला जो है ये आया था जनाब कि पीटीआई को सीटें दे दी जाए। हालांकि पीटीआई फ्री की नहीं थी, पीटीआई को कैसे दे दी जाए सीटें? ये अब यही बात जो है ये उन्होंने नुक्ता उठाया है जो मखदूम अली खान साहब हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये 185 के तहत अपील दायर होती है, एपलेट जुडिक्शन के तहत ही फैसला होना था ना। वो कहते हैं जनाब उससे ये बाहर निकल गए, और निकल के जनाब ये पहुंच गए जनाब 187 में, और 187 ये कहता है कि जनाब इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इख्तियार हुक्म दे सकती है। ये इंसाफ की मुकम्मल फराहमी वाली जो बात है ना, ये भी बेलगाम इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं दिखा रहा हूं आपको 187, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब जो इख्तियार 175 के तहत इनको दिए गए हैं अदालत को, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लिखा हुआ है। अब 175 भी देख लीजिए, उसका सब आर्टिकल 2 है, वो ये कहता है कि जनाब अदालत ने अपने इख्तियार को आइन और कानून के तब रहते हुए इस्तेमाल करना है। बड़ी अच्छी मिसाल दी है मखदूम अली खान साहब ने। उनके जनाब अगर किरायादार और जो मालिक है, मालिक मकान, उनके दरमियान तनाजा हो जाए और आपके पास आ जाए, तो आपने तो दोनों के दरमियान ही फैसला करना है ना। तो ये तो नहीं हो सकता जनाब 187 में चले जाए आप इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए, और किसी तीसरे फरीक के हक में ये फैसला जारी कर दें। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब ने बज़ाहिर डिफेंड कर रहे थे अपने फैसले को, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी पूछा मखदूम अली खान से कि क्या मैं अपने फैसले को रिव्यू कर सकता हूँ, उसके खिलाफ जा सकता हूँ? उन्होंने बिल्कुल जा सकते हैं। ये मुझे ये लग रहा है कि शायद ये 2 तो चले गए ना मुस्तरद करके ये नजरसानी की दरखास्त थे। जमाल खान मुंदोखेल साहब शायद अपने फैसले को बरकरार रखें, लेकिन वो उनका जो फैसला था वो तो चैलेंज ही नहीं हुआ। यहाँ पे उनका फैसला चैलेंज नहीं, ये तो अक्सरियती फैसला जो वो चैलेंज हो, वही चैलेंज होता है जो ऑपरेटिव ऑर्डर होता है, वो जो हुक्मनामे का ऑपरेटिव पार्ट होता है जो जिसमें अमल होना होता है, वो चैलेंज होता है। तो वो फैसला चैलेंज हुआ है, उनका फैसला तो चैलेंज ही नहीं हुआ। और फिर इसमें जो दिलचस्प बात है जो मैं कह रहा हूँ कि एक नई पेशरफ्त नजर आ रही है, वो ये भी है कि
ये केस लग रहा है मुझे कि शायद इसी हफ्ते जो है इसका फैसला होने वाला है। मुख्तुम अली खान ने बड़े मुख्तसर दलाइल दिए, वो वैसे भी मुख्तसर दलाइल ही देते हैं, मैंने सुना है उनको बहुत मरतबा। और दूसरे जो नून लीग के वकील हैं उन्होंने तहरीरी तौर पे अपने दलाइल जमा करवा दिए, और पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा जनाब आज मैं भी ये तहरीरी तौर पे अपने दलाइल जो है सबमिट कर दूंगा। तो इसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उन्होंने कहा कि जनाब आप तहरीरी जवाब इन्होंने जमा करवा दिए, जवाब का हक इन्होंने खो दिया है कि जब मैं दलाइल दूंगा तो उसके जवाब में ये दलाइल नहीं दे सकते। तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने रिमार्क दिया कि जनाब आइए तुसी तय नहीं करना, ये अदालत ने तय करना कि जवाब दा हक देना या नहीं देना। और आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे, और मुझे जो ऑब्जर्वेशन है उनसे तो यही लग रहा है कि ये दरखास्तें मुझे जो हैं ये मंजूर होती हुई नजर आ रही है। इख्तिलाफ राय के साथ फैसला आएगा और अक्सरियती फैसला होगा जो, वो मुझे जो लग रहा है कि ये दरखास्तें जो हैं नजरसानी की दरखास्तें मंजूर हो जानी है, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तहरीर करदा जो फैसला है वो कलअदम हो जाना है जो 8 जज ने दिया था। अच्छा, अब आखिर में जनाब एक पकड़ा गया है BLA का दहशतगर्द, जिक्रिया इस्माइल उसका नाम है, कराची से पकड़ा गया है। ये पकड़ा कैसे गया, इस तक पहुंचे कैसे? पहुंचे ऐसे कि जनाब ये कोई ना इनके कमांडर हैं BLA के, अल्लाह दिता बलोच वगैरह इस तरह के 2-3 जो है ना, उन्होंने ना कोई जैसे वो टिकटॉक बनाते हैं या फिर वो कोई वीडियोस बना देते हैं जिसमें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उन्होंने कोई वही जो करते हैं ध्यान बकते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर वो बढ़के चढ़के जो भी मुद्दी टाइप, तो वो जनाब उन्होंने कोई वीडियो बनाई, और वो उन्होंने वो बनाई इंडियन मीडिया के लिए। इंडियन मीडिया में चल गई, सोशल मीडिया यहाँ पे आ गई, और वो जो हमारे लोग हैं बैठे हुए, उन्होंने जो साइबर वाले लोग हैं उन्होंने वो जनाब ट्रेस करने की कोशिश की जनाब किस जगह खड़े होकर इन्होंने बनाई है। वो पता चल गया जनाब ये बनाई कहाँ पे है। ये जनाब है तूड़ी या तोड़ी पहाड़ी है, वहाँ जनाब इन्होंने वो खड़े होकर बनाई थी। तो फिर जनाब इनकी रैकी शैकी की गई, ड्रोन्स वगैरह के जरिए भी जनाब इनको, सैटेलाइट के जरिए भी सारा कुछ देखा दुखा गया। अलबर्क मेरे ख्याल वो ड्रोन है जिसके जरिए जनाब वो तस्वीरें ली गई, तो पता चला जनाब ये वहाँ हैं, मौजूद हैं, लेकिन ये छुपे रहते हैं गारों में, वहाँ के छुप जाते हैं। फिर जनाब इनको मुकम्मल तौर पे ट्रेस किया गया, इनकी तस्वीरें ली गई और फिर उनको मैच किया गया वीडियो के साथ। पता चला जनाब ये तो वही लोग ने उत्थे बैठे ने। ये जिहड़ा सिने दा BLA दा कमांडर ओदा ना अल्लाह दिता बलोच, और उसका काम था वो जो गुरिल्ला जंग और ये जो हमले शमले करते हैं ना, इसकी तैयारी करते थे, करवाता था, ट्रेनिंग करवाता था। और इसके महाफज थे 3, और उसका एक नाम खालिद बलोच है, एक का नाम असामा बलोच बताया जा रहा है, और एक नाजर बलोच है। ये फिर ज़ाहिर है ऊपर से जब ड्रोन अटैक हुआ है तो ये मारे गए। तो बाद में जब तस्वीरें ली गई ना ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ जनाब तस्वीर में एक वो जो सेटेलाइट फ़ोन नहीं होता, थराया पता नहीं क्या नाम उसका, और वो कुछ इस तरह की चीज़ें भी वहाँ जो है वो पाई गई, नज़र आई किसी लाश के करीब या किसी वहाँ जगह पे। तो फिर जनाब इन्होंने ये तसल्ली करने के बाद जनाब सफाया हो चुका हुआ है, तो फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए ना कुछ कमांडोज जो हैं, नौजवान जवान जो हैं वो उतारे, और उन्होंने जाके वो वहाँ से सामान वगैरह इकट्ठा किया। उसमें सेटेलाइट फ़ोन भी था, कोई लैपटॉप भी था, कोई डायरी भी मिली वहाँ से। अब वो जो फ़ोन था ना, उस पे जो आखिरी कॉल थी वो ये ज़िक्र इस्माइल को हुई थी, और उससे जो पता चला है कि वो जो खुजदार में वाक़या हुआ है उनके साथ भी, उन दहशतगर्दों के साथ भी इनका राब्ता था। अब वहाँ से जो डायरी मिली है, तो फिर वहाँ से वो जनाब फिर वो उन्होंने ढूंढ लिया, उसका कोई कोड नेम था, उसको डिकोड किया, तो जनाब पता चला ये कराची वाला जो ज़िक्रिया इस्माइल है यही है। फिर बाद में जब वो पकड़ा गया तो पता चला जनाब ये तो जाली दस्तावेज बना के, और ये अफगानिस्तान का भी इसने रखा हुआ है, कार्ड शार्ट बनाया हुआ है, और ये इंडिया भी गया था और वहाँ ट्रेनिंग श्रेनिंग लेके आया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिली हैं। और अब वो जो डायरी शायरी है और जो मुलज़म है, अब ये पता चला है कि ये मैंने
पहले भी अर्ज किया था, जनाब ये खवातीन को इस्तेमाल करने वाले कौन से बलोच हैं? वो महल बलोच जिसने खुद को हमला किया था, बलोचों की तो ये रवायती नहीं है। अब पता ये चला है कि इन्होंने 3 खुदकुश खवातीन जो है ना, वो प्लानिंग, वो डायरी जो पकड़ी गई है उससे पता चला 3 जो खुदकुश खवातीन है इन्होंने तैयार की हुई हैं। ये ईद के राउंड अबाउट इन्होंने कोई वारदात डालनी थी, ये कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो ज़ाहिर है यहाँ तो जो बलोच खवातीन है वो ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी में आती हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ही आती हैं। तो देखें, वो कहते हैं जनाब उनको भी ट्रेस कर लिया जाएगा जल्द, और ये जो बंदा है ना ज़िक्र इस्माइल, ये पकड़ा गया है। इस तरह ये सारा मामला हुआ है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।